बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। Dear students, in the first video we have seen question number 1 to question number 3. अब जो हमारी सेकेंड वीडियो है इसमें जो हम क्वेश्चंस लेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का। जैसा मैंने आपसे बताया था कि सिर्फ क्वेश्चन करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि जो भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ आ रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्लियर भी करते चले जाएंगे, रिवाइज भी करते जाएंगे और उसके अलावा भी कुछ हम अलग से क्वेश्चंस लेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स बाई मॉड ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 and 3 when x is greater than 0 is continuous at x is equal to 0, then you have to find the value of k. एक बात देखिए, हम कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट की मैं बात पहले कहता हूं। क्या आपके पास कॉन्सेप्ट है कि अ फंक्शन एफ एक्स is said to be continuous is what? Continuous at x is equal to a. याद आ रहा? A function fx is continuous, इसको हम ऐसे लिखते हैं, a function fx is continuous at x is equal to a if, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a minus h is equal to limit h tends to 0 f a plus h is equal to f a। ये इसकी डेफिनेशन होती है। क्या हमने कहा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स 0 f a प्लस h इज इक्वल टू f a। या यूं कहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is equal to value of the function at x is equal to a। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों बराबर है, इसको एक और तरीका है कहने का, आपको याद होगा, आप लिखते हो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो आप जो भी इसमें सिंबलिज्म यूज करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। इसको हमने इसलिए किया था, ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट हमने बताया था कि कंटिन्यूटी का कंसेप्ट क्या है। ये हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो हम कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट हम लेते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब हम सेकेंड कंसेप्ट की बात करते हैं, या उसी कंसेप्ट को आप कह सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकला है, तो लिमिट आप क्या लिखते हो? लिखते हो व्हेन x इज लेस देन a राइट एफ एक्स। पहला ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या होता है? पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट है, आप जब फंक्शन की बात करते हो x इज इक्वल टू a है, तो इस साइड में ये a माइनस एच होता है, तो ये लेफ्ट से क्या करता है, इस पॉइंट को अगर इसको मूव करना है तो लेफ्ट साइड से करता है। तो हम क्या लिखते हैं? पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच एंड गेट, क्या लिखना है आपको? एफ ए माइनस एच। और थर्ड होता है कि फाइंड लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, इसकी वैल्यू ऐसे निकालते हैं। जब आप राइट हैंड लिमिट की बात करते हो तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले में x का मान जब ग्रेटर देन a है तब एफ एक्स लिख लो। सेकेंड स्टेप में क्या करना है बच्चों? x का मान a प्लस एच लिख करके एफ ए प्लस एच निकाल लो। एंड थर्ड स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच निकाल लो। और अगर आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है तो कुछ करना नहीं है, जहां एफ एक्स है, अगर एफ एक्स है तो इसमें जहां x है वहां पर a डाल करके वो क्या निकाल लो? एफ ए निकाल लो।
यानी आपको 3 काम करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा बहुत जगह हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इतना करना ही करना, हमने तो उसको इसलिए बता दिया कि बिल्कुल डिटेल में आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा अगर ऐसा हो गया तो। अब इस क्वेश्चन की जब हम चर्चा करते हैं तो आपको कंसेप्ट पहले क्लियर हो गया कि हमारे पास कंटिन्यूटी का कंसेप्ट क्या है। अब देखिए, आपसे कहा गया है कि व्हेन x इज लेस देन 0, ध्यान देखिएगा, हम बात करने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड में। डायरेक्ट आंसर निकालना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन पहले अगर आपको करना हुआ है क्वेश्चन तब कैसे करोगे, स्टेप वाइज। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हो, हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कहते हैं कि व्हेन x इज लेस देन 0 राइट द वैल्यू ऑफ fx। क्या है बच्चों कि x बाई मॉड ऑफ x, सीधी सी बात है। x का मान जब लेस देन 0 है तो fx का मान क्या है, kx बाई मॉड ऑफ x है, विच इज इक्वल टू kx बाई, याद रखिएगा दिस इज माइनस x। क्यों, हमें पता है कि मॉड ऑफ x की वैल्यू 2 होती है, एक होती है x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और एक होती है माइनस x व्हेन x इज लेस। याद आ रहा है, मॉडुलस फंक्शन मेरा एक शॉर्ट था एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का, वहां जाकर देख लीजिएगा। मॉड ऑफ x इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ आपको मॉड ऑफ x है, मॉड ऑफ x तो चलेगा नहीं, लेकिन मॉड ऑफ x की वैल्यू कब निकालनी है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। तो हमने माइनस x कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई माइनस k। अब तो इसमें कुछ भी रख दो, अब इसमें डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, लिमिट, या तो चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो x टेंड्स टू व्हाट 0 माइनस क्या fx इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस के, फर्स्ट हो गया, कुछ सोचने की बात ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ रखना ही नहीं है, कांस्टेंट अगर x होता तब ना कुछ रखते भाई, x तो कैंसिल हो गया। और दूसरा हम कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस अगर fx, यानी याद रखो ये क्या है, ये राइट हैंड लिमिट है, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात थी, अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हो। तो उस केस में भी आपके पास डायरेक्ट वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो आपने कह दिया दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज 2, और f 0 की वैल्यू ऑलरेडी 3 दी हुई है, दिया हुआ ना, जब x का मान 0 है तो उस केस में कितनी वैल्यू है, 3 है। तीनों को बराबर कर दो, तो अगर आप तीनों को बराबर कर देते हो तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। देयरफॉर fx दैट इज व्हाट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, ये तीनों बराबर हो जाएगा, यानी 1 बराबर 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। जो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट करते समय हमने क्या लिखा था, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू माइनस के आ गई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों 3 है, तो हमने कह दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी क्या हुआ, माइनस के इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3, यानी के इज इक्वल टू कितना हो गया, -3। सो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द आंसर। अब हम यहाँ आपको 1 मिनट रोकना चाहेंगे। मान लीजिए कि अगर ये वैल्यू यहाँ पर मॉड ऑफ x ऊपर रहता तो भी हम वही करते, ऊपर x नहीं रहता तो हम माइनस x कर लेते। हमारी बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब ये हुआ, अगर बाई चांस हमारे पास ये मॉड ऑफ x वाला यहाँ होता तो हम क्या लिखते, उस केस में हम मॉड ऑफ x की वैल्यू x लिख देते हैं। क्लियर हो गई बात। तो इसमें हमारे पास 2 चीज हमने यूज किया, एक तो ये है कि कंटिन्यूटी का के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, क्या कंडीशन होती है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। और दूसरा क्या हमने यूज किया, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉड ऑफ x की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होती है, मॉड ऑफ x इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ x इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0। प्लस दूसरा हम स्टेप वाइज कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, वो हमने आपको बता दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन जो कंटिन्यूटी का है कि अ फंक्शन fx इज डिफाइंड लाइक दिस, is continuous at x is equal to 0, a function fx
Define as sin x by x plus cos x when x is greater than or equal to 0, greater than 0, k when x is equal to 0, and 4 and 1 minus under root 1 minus x by x when x is less than 0 is continuous at x equal to 0, then you have to find the value of k. Means the value of k will be 1, 2, 4 or any real number. This is the question. सीधी सी बात है. पहले हम बात करते हैं किसकी, हम सोल्यूशन की बात करते हैं. डायरेक्ट करना हो तो अलग बात है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन ऐसे आता है तो आप क्या लिखते हो, हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं. क्या होगा, व्हेन x इज लेस देन 0 देन fx की वैल्यू क्या है जी, 4 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x बाई x. पहली बात क्लियर हो गई. देखो लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होता है, x जो है उसके लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, x का मान लेस देन 0 होगा. और कोई भी नंबर लाइन पर अगर कोई क्वांटिटी दी हुई है तो राइट हैंड साइड मीन व्हाट, x शुड बी ग्रेटर देन 0. ये क्लियर हो गया. तो हमने लिखा कि व्हेन, ये नहीं कि जो पहले दिया है वो हम लेफ्ट हैंड, नहीं, क्या हुआ है, x इज लेस देन 0 का मतलब हुआ कि जैसे कोई भी अगर चीज दिया हुआ है यहाँ पर है तो इसका इस साइड में क्या होगा, x शुड बी लेस देन 0, इस साइड में क्या होगा, x शुड बी ग्रेटर देन 0, और यहाँ क्या होगा, x इज इक्वल 0. अगर a है तो लेस देन a, ग्रेटर देन a एंड इक्वल टू a. अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, पहला तो ये हो गया, फिर हम इसमें क्या लिखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h. याद रखिएगा मैंने आपको यही सिखाया था. तो उस केस में f 0 माइनस h की वैल्यू क्या होगी, 4 इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस, देखो 0 माइनस h कितना होगा, ये 1 प्लस h हो जाएगा और नीचे हो जाएगा हमारे पास माइनस h, क्यों 0 माइनस h है. इसमें अगर आप लिखना चाहते हो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, तो ये क्या होगा जी, लिमिट h टेंस टू 0 4 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस h बाई माइनस h. h का मान 0 कर दोगे तो क्या होगा, 0 बाई 0 हो जाएगा, नहीं चलेगा. याद है क्लास 11 में पढ़ा होगा. तो ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस h से हमने अंडर रूट 1 प्लस h से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. क्या फायदा हुआ, देखो दिस इज इक्वल टू -4 बाहर कॉमन ले लो, यहां कर दो लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस h, नीचे हमारे पास है माइनस h, और ये हो गया 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस h. देखो ये 1 1 कैंसिल, ये माइनस आप बाहर रख चुके हो, उस h से h कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास होगा 4 लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस h. क्यों, h कैंसिल हो जाएगा, -1 इसके साथ आ गया. अब लिमिट को 0 कर दोगे तो हो जाएगा 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2. एक बात तो पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितने आ गई बच्चों, 2. अब अगर ये क्वेश्चन 1 में आ गया तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि वहां पर तो प्रोसेस दिखाना नहीं होता है. दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि अब हम बात करते हैं किसकी, राइट हैंड लिमिट की. तो राइट हैंड लिमिट में क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपने निकाल लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है. अब देखिए जब आप राइट हैंड लिमिट की बात करते हो तो हम कहते हैं कि व्हेन x is greater than 0 fx is equal to sin x by x plus cos x. क्या लिखोगे, put x is equal to 0 plus h, what is there, f 0 plus h is equal to, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, sin h by h and plus cos h होगा. क्यों, क्योंकि जहां 0 प्लस h है हमने सिर्फ उसको h लिख दिया. हाँ, अब इसको लिखना होगा तो लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 sin h बाई h और a प्लस cos h. पहले वाले की वैल्यू 1, दूसरे की वैल्यू 1. ये समझ में आ रही बात, याद आ रहा है, साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू ये पता है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. तो वही यूज हम अगर यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 cos h. तो ये तो वैल्यू 1 हो गई और उसमें लिमिट रख देना है.
तो रख दोगे तो h का मान 0 हो जाएगा, तो कितना होगा cos 0 दैट इज 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड भी वही आया था और राइट हैंड भी वही आ गया। अब देखो तीसरी जो केस है वो ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। हम लिखते हैं f(x) is continuous at x is equal 0, therefore left hand limit is equal to right hand limit is equal to f0. What is left hand limit? 2. What is right hand limit? 2. And what is f0? f0 की वैल्यू कितनी दी है, k। इसका मतलब कि k की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 2। तो what is the answer? Answer is B. I hope it is clear now. तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का हुआ। ये क्या हुआ, ये दो लिमिट भी टेस्ट इसमें हो गया, एक रेशनलाइज करने वाला और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला। लिमिट थीटा बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंस 0 साइन थीटा बाय थीटा की वैल्यू 1। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड हम अलग से क्वेश्चन दे रहे हैं वो ये है कि f(x) = 1 - cos 4x / 8x² when x is not equal to 0 and k when x = 0 is continuous at x = 0, then the value of k will be equal to 3210। मैं फिर आपको एक यहाँ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, याद रखिएगा। कभी भी किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, हम कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) exists if लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h is equal to लिमिट h टेंड्स टू 0 a f a plus h। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। यहां तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, कभी भी अगर आपके पास ये सिचुएशन है तो अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि व्हेन x इज लेस देन 0 तो fx की वैल्यू इतनी ही होगी, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो fx की वैल्यू उतनी ही होगी। जब लेस देन 0 होगा तो 0 - h रखेंगे, जब ग्रेटर देन 0 होगा तो 0 + h रखेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिमिट लिख लेते हैं और लिमिट निकाल लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों हो गया। मतलब क्या होगा कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस, देखो ये तीसरा कंसेप्ट है, एक फिर मैं कंसेप्ट दे रहा हूं। ये कंसेप्ट आपका 3 हो रहा है। क्या हम बोल रहे हैं कि अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू f a। ये आपने एक नई चीज सीख लिया। लिमिट x है, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, f(x) is continuous at x is equal to a if limit x tends to a f(x) is equal to f a। अब कहेंगे सर ये वाला कहां से आ गया, नई चीज कुछ नहीं है। ये लिमिट एग्जिस्ट होता ही तब है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट है, माने उसमें वो इंक्लूडेड है। कहने का मतलब ये हुआ। तो ये आप दिमाग में रखो। ये ऐसा इसलिए किया गया कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जैसे x इज नॉट इक्वल टू 0 है तो हम डायरेक्ट लिमिट लिखते हैं। हम लिखते हैं कि लिमिट सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos 4x by 8x²। जब x इज नॉट इक्वल टू तभी लिमिट हम लिखते हैं। क्लियर है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 पढ़े हैं। तो इसको अगर हम यूज करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर 4x/2 तो कितना होगा जी 2x बाई 8x²। यहां तक चलेगा। क्या हमने लिखा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 4x/2 मीन्स 2x हो गया। यानी हमारे पास हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर 2x बाई 4x²। और अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, क्यों, इस 2 से करके 4 हो गया, आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x बाई 2x। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लिमिट में पड़ा होगा होल स्क्वायर, वो साइन स्क्वायर हो गया, नीचे 4x² हो गया और इसकी वैल्यू होती है 1।
सो दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। यानी हमने कह दिया कि इसकी वैल्यू 1 हो गई। एंड व्हाट इज f0? f0 इज इक्वल टू k। अब आप लिखते हो कि सिंस द फंक्शन इज व्हाट, कंटिन्यूअस, हम लिखते हैं fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, लिमिट दिस वन शुड बी इक्वल टू हाउ मच, f0। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उसी में घुस गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू f0, इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया है k, और इसकी वैल्यू निकली थी 1। आपने निकाला था ना k इज इक्वल टू 1, तो आपने कह दिया कि k की वैल्यू कितनी हो गई, 1, यानी दिस इज द आंसर। क्लियर है? देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इफ fx इज इक्वल टू ax plus 1 when x is less than or equal to 3 and bx plus 3 when x is greater than 3 is continuous at x is equal to 3, then इन चारों में से एक रिलेशन होगा। माने ए बी में क्या रिलेशन होगा। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। हम जब सोल्यूशन की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कहते हैं व्हेन x इज लेस देन 3, fx का मान हमने क्या लिखा है, इट इज ax plus 1, therefore f3 minus h is equal to a3 minus h plus 1, and limit h tends to 0, f3 minus h is equal to limit h tends to 0 3 times, I'm sorry, a times 3 minus h plus 1, h 0 कर लीजिए तो हो गया ये 3a plus 1। ये क्या हो गया जी, लिमिट h टेंस टू 0, f3 माइनस h की वैल्यू है, यानी ये आपकी क्या हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। बिल्कुल सिंपल तरीका, हमने आपको जो तरीका बताया था वही, जब x की वैल्यू किस पर देखना है, एट 3, जो 3 से छोटा है, तो साफ साफ है 3 से छोटा क्या है, ये है। अब आपके मन में आया सर 3 के बराबर रहने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ा आपको, पहले हमको लेस देन 3 है तो लेस देन 3 लिखते हैं, तो लेस देन 3 हमने लिख दिया, fs का मान उसमें हम रखते क्या है, 3 माइनस h, जहां x है वहां 3 माइनस, देखो जहां x है वहां क्या रख दिया बच्चों, 3 माइनस h रख दिया। अब उसके बाद सिंप्लीफाई भी करें या नहीं सिंप्लीफाई करें, हमको लिमिट लेना है, लिमिट h टेंड्स 0 मींस व्हाट, ये याद रखना, इसमें मत रखना, ये सिंबल है, लेकिन उसमें रख दोगे तो जहां h है वहां 0 कर दोगे तो क्या होगा, 3a plus 1 हो जाएगा। तो आपने कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3a plus 1, पहला क्लियर हो गया। दूसरा, जब आप राइट हैंड लिमिट की बात करते हो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम वही करेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन और वैल्यू रख दोगे तो कितना होगा, 3a plus 1 ही होगा। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, पहले हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। हम कहते हैं व्हेन x is greater than 3 then the fx is, हम फिर वहीं जाते हैं, कितना है बच्चों, ये होगा bx plus 3, इसमें क्या रखोगे भाई, x इज इक्वल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहाँ माइनस कहाँ प्लस होता है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर x का मान 3 से बड़ा है तो जब तक इसमें कुछ जोड़ोगे नहीं बराबर होगा कैसे, तो वही मैं लिख रहा हूँ। अगर x का मान 3 से छोटा है, जब तक 3 में से कुछ घटाओगे नहीं तो x बराबर होगा कैसे, क्लियर है। तो हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू 3 प्लस h, जब x इक्वल टू 3 प्लस लिखते हो तो क्या होगा, f3 प्लस h इज इक्वल टू b टाइम्स 3 प्लस h प्लस 3, और इसको लिखते हो लिमिट h टेंस टू 0, f3 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट में b3 प्लस h एंड प्लस 3 जो दिया हुआ, h का मान खत्म कर दो तो कितना होगा, 3b प्लस 3 हुआ। देखो bs प्लस 3 है तो हमने लिख दिया 3b प्लस 3, ये बेसिकली वैल्यू क्या हो गई, लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h है, और ये बेसिकली क्या है, ये राइट हैंड लिमिट है, इसको हमने कह दिया 2। अब आप कहोगे कि सर तीसरा वाला का क्या करना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, आप लिखते हो कि जब x की वैल्यू थर्ड, यहां तो कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो आपको सीधे आंसर निकालना है, लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन के रूप में आता है, ये सब नहीं आता है, तब आप लिखोगे कि व्हेन, जहाँ स्टेप्स लिखने हैं तो लिखोगे व्हेन x इज इक्वल टू 3 fx इज इक्वल टू ax प्लस 1,
देयरफॉर f3 माने जहां x है वहां 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, इट इज 3a + 1, दिस इज 3। अब आप लिखते हो, देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3a + 1 है 1 में, तो आप लिखते हो कि फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 2 and 3 ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं fx is continuous at x is equal to 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कितना हो गया जी, 3a + 1 is equal to 3b and +3। समझ में आ रही बात भाई? लेफ्ट हैंड ये दोनों बराबर था, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए 3a + 1 था और 3b + 1 हो गया, 3b + 3 हो गया, यानी आप ये लिख सकते हो कि 3a - 3b इज इक्वल टू 2, यही इनका रिलेशन हो गया। तो इन चारों में से ये वाला इसका आंसर होगा। तो अब देखिए, आपने कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट देखा है, हमने पूरा कंटिन्यूटी को रिवाइज कर दिया, हमने सिर्फ सैंपल पेपर नहीं किया, बल्कि हमने ये देखा कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। हम कहते हैं जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगर किसी पॉइंट पर है x इज इक्वल टू a है तो a - h रखते हैं, फिर लिमिट लिखते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए अगर पॉइंट a है तो a + h रखते हैं, फिर हम लिमिट लिखते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए x इज इक्वल टू a पर हम उसकी वैल्यू रख देते हैं, और तीनों जब बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू a हो गया, पहला। दूसरा है, हमने एक और बता दिया कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये दूसरी बात हो गई। रास्ते में हमको एक और कॉन्सेप्ट मिला था कि मॉड ऑफ x यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, मेरा एक शॉर्ट है वो देख लीजिएगा, मॉड ऑफ x की वैल्यू होती है x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 एंड -x व्हेन x इज लेस देन 0। लगे हाथ हमने ये भी देखा था या यूज किया कि लिमिट थीटा टेंड्स 0 साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू होती है 1, और एक जगह यूज किया ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। इतनी चीजें हमने इसमें यूज किया है या हमने सीख लिया है, हमने रिवाइज कर लिया है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो जितना कॉन्सेप्ट्स है उसको एक पेपर पर लिखते चले जाइए और आप मेरे साथ साथ चलिए, फिर आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से कंटिन्यूअस की क्वेश्चन, अच्छा मैं इसीलिए मैं सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं एक एक लाइन को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और टॉपिक भी क्लियर होता चला जाए, ठीक है। देखो बच्चों, हम लोग अब क्वेश्चन ले रहे हैं 3D से, और 3D से हम एक ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन ले जा रहे हैं जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, पक्का है क्वेश्चन आएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम आपको 2-3 चीजें बता दूं और उसकी मैं चर्चा कर दूं, ताकि आपका यहाँ आंसर तो बताने के लिए, समझाने के लिए वो ठीक है, हम समझ जाए कि भाई ये वाला आंसर होता है, ठीक है। वो सिर्फ एक कारण बता देंगे ये दोनों पैरेलल है इसलिए हो गया। सबसे पहली बात आप ये दिमाग में रख लीजिए, दिमाग में रखना है जो आपको, देखिए ये पहला कंसेप्ट है, एक एक करके कंसेप्ट देखते चले जाइए। कंसेप्ट 1 क्या है? 3D का पहला कंसेप्ट है या वेक्टर का कंसेप्ट क्या है कि हम कहते हैं कि दो वेक्टर आर व्हाट, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर इफ ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा इनटू बी वेक्टर, यानी एक वेक्टर को अगर दूसरे वेक्टर के रूप में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर है। जैसे आप कहते हो कि भाई हमारे पास 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 18k कैप इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो गए जी, पैरेलल हो गए। 3 की वैल्यू क्या हो गई, लेमडा हो गया। यानी इस इक्वेशन ऑफ लाइन में ये तो समझ में आ गया कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो पहले पैरेलल वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं अगर एक वेक्टर जो है वो दूसरे के रूप में हम क्या कर देते, कैसे होता है देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, डायरेक्शन तो एक ही है,
तो इन दोनों की डायरेक्शन तो एक हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसको चाहो तो यहां भी ला सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, क्लियर है। लेकिन अंतर कहां पड़ेगा, मैग्नीट्यूड का, एक छोटा है एक बड़ा है, इसीलिए ये लेमडा का लेते हैं। ये पहला क्लियर हो गया, पहला पहला कंसेप्ट क्लियर। तो कंसेप्ट नंबर 1 है कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर इफ वन वेक्टर, ऐसा नहीं कि ए वेक्टर इज इक्वल लैम्डा टू बी वेक्टर कैन आल्सो बी रिटन एज ए इनटू लैम्डा इनटू ए वेक्टर। ये पहला कंसेप्ट है। अब दूसरा देखिए, दूसरा जो कंसेप्ट है मैं जो कह रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा, ये कंसेप्ट 2 है। किसी भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म, मैं क्या लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू r1 vector and parallel to m vector is given by, कैसे देते हैं, r vector is equal to r1 vector plus lambda into m vector। ये आपको दिमाग में रखना है। क्या हमने बोला, equation of a line passing through r1 vector and parallel to m vector is given by r vector is equal to r1 vector plus lambda into m vector। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट है r1 और एक वेक्टर है आपके पास, क्या है, m वेक्टर है। तो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है ऐसे आप चाहते हैं जो इसके पैरेलल हो, किसके पैरेलल हो, m के पैरेलल हो, किससे गुजरे, r1 से गुजरे, तो उसका इक्वेशन ये होता है। बड़ा आसानी से हम बता दें, होता क्या है कि पहले हम ओरिजिन लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, यहाँ एक पॉइंट लिखते हैं, यहाँ P लिखते हैं, इसको R वेक्टर कहते हैं, और हम कह देते हैं कि AP वेक्टर इज पैरेलल टू M वेक्टर। ध्यान से देखिएगा, यही कंसेप्ट है, AP वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा इनटू हाउ मच, M वेक्टर। और AP वेक्टर माने क्या, OP वेक्टर माइनस, याद है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R, माने R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा इनटू M वेक्टर। Therefore r vector is equal to r1 vector plus lambda into m vector। मतलब क्या हुआ, कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आपको जो फर्स्ट वाला है वो पॉइंट है, याद रखिएगा, दिमाग में रखना क्या है बच्चों, ये वाला क्या है, ये पॉइंट है, और ये क्या है, एक वेक्टर है जिसके पैरेलल लाइन खींची गई। ये दोनों चीजें दिमाग में आप हमेशा रख के काम करिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गई, मतलब हमारे पास अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम आपको दिखा रहे हैं दो स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लाइन है, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों लाइन जो है, एक लाइन इससे गुजरती है, एक लाइन इससे गुजरती है, पहली लाइन इसके पैरेलल है, दूसरी लाइन इसके पैरेलल है। ये तो क्लियर हो गया। अब मैंने आपको जो इससे संबंधित क्वेश्चन था वो हमने बता दिया था। मान लीजिए कि पहली लाइन की हम बात करते हैं, ये 1 है और ये 2 है, ये पहला वाला जो है वो ए से गुजर रहा है, और जो दूसरी ये लाइन 1 है, इसको हम L1 कह देते हैं, और एक जो है वो पॉइंट बी से गुजरती है, मान लीजिए कि ये L2 है। क्लियर है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है जी, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। लेकिन ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है 2i प्लस 3j माइनस 6k, और ये वाला दूसरा वाला पैरेलल किसके है, दूसरा वाला पैरेलल है 6i प्लस 9j और माइनस 18k। लेकिन ये दोनों आपस में खुद पैरेलल है, तो जिसके पैरेलल है, ध्यान से देखिएगा, जिसके पैरेलल वो दोनों लाइन है, वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा कि लाइन भी आपस में पैरेलल हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। इसको इतना करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ दिखाई दिया और हमने यहाँ पर टिक मार दिया। लेकिन चूंकि मुझे क्या पढ़ाना था, ये बताना था कि कैसे हम क्या दो लाइंस की पहचान करते हैं, वो तो हमने आपको बता दिया। अब एक बात और देखिए, दो कंसेप्ट हम बता चुके हैं, अब इसका कंसेप्ट नंबर 3 देखिए।
ये कंसेप्ट 3 है। अगर r वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लेमडा इंटू m वेक्टर, r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर प्लस म्यू इंटू n वेक्टर। लेमडा और म्यू स्केलर है, याद रखिएगा। लेमडा और म्यू क्या है बच्चों? ये स्केलर है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, याद रखिएगा, हम क्या लिख रहे हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डॉट m क्रॉस n वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ m क्रॉस n। ये फॉर्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको तो याद आना ही चाहिए। इसीलिए हमने बिफोर स्टार्टिंग दिस वन, हमको लग रहा था कि परेशानी होगी, तो इसीलिए हमने अभी क्या किया, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हमने शॉर्ट्स बनाने शुरू कर दिए। तो आप वेक्टर को देख लीजिए, वहां से शॉर्ट से देख लीजिएगा। क्या हमने बताया? R2 माइनस R1 डॉट m क्रॉस n बाई मॉड ऑफ m क्रॉस n इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच की है? ये बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। हम क्या बोल रहे हैं जी? स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? देखिए, हमने आपको कंसेप्ट भी हम 3 कह रहे हैं। स्क्यू लाइन किसको बोलते हैं? टू लाइंस विच नाइदर इंटरसेक्ट आर नॉर पैरेलल, न तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और न पैरेलल हैं। कहेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम तो कोई भी लाइन खींचेंगे तो पैरेलल हो जाएगा, और ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर तो क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर देगा। वो तब होगा जब आप 2 डायमेंशन की बात करेंगे, आप जब बोर्ड पर खींचेंगे। लेकिन अगर आप 3 डायमेंशन, देखिए मेरा एक हाथ है, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, ध्यान से देख रहे हैं, ये L1 है, ये L2 है। ये तो न तो एक दूसरे को पैरेलल है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी अगर आप एक ऐसा डंडा जो हमारे दोनों हाथों के बीच में खड़ा कर सकते हैं, जो दोनों पर परपेंडिकुलर है, दैट इज नोन एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी हम बोलते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्या, टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइन किसको बोलते हैं बच्चों? एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, तो ये जो होता है ये दोनों परपेंडिकुलर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और उसको हम स्क्यूनेस बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास 2 लाइन दी हुई है और उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालना हमको है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो दोनों लाइन पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जैसे देखो ऐसे है, बीच में डंडा लगा दो तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डंडा मैंने कहा इसके बीच में, यहाँ पर आप जब लगा दोगे तो हम कह देंगे, जैसे आप सपोज कर लो कि आप ऐसे रखो, ऐसे करके ऐसे रखो, ऐसे करके रखो, ये अगर एक वाला हाथ है, इस हाथ को आगे लेके जाओ, तो इस तरह से हमने क्या कह दिया, ये जो इसकी जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब आइए, ये इसका फार्मूला हो गया। R2 माइनस R1 2 पॉइंट्स है, M और N 2 वेक्टर्स हैं। वेक्टर तो ये भी है, लेकिन इसको पॉइंट हम ट्रीट करते हैं, और वो वेक्टर है जिसके पैरेलल लाइन खींची गई थी। देखिए, जब तक हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमने बहुत प्यार से धीरे धीरे इसको बताने की कोशिश किया। तो दूसरा पार्ट क्या हो गया कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल गई तो दोनों लाइन स्क्यू लाइन हो गई। अच्छा, मान लीजिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गई। देखिए, इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल 0, इसके बीच की डिस्टेंस 0 हो तो दोनों एक लाइन क्या करेगी, तो उस केस में लाइन क्या हो जाएगी जी, इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। लाइन क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग। और कॉन्स्टेंट लाइन का तो है ही कि एक लाइन पर दूसरी लाइन पड़ जाएगी। भाई पॉइंट हमारे पास कोई भी होगा, लेकिन ये वाला कॉमन हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, ये ठीक है। तो आपने तीसरा कंसेप्ट देख लिया, पहले स्ट्रेट लाइन देखा था, आपने R1 R2 को देखा, फिर आपने देखा कि उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। दूसरा आपने देखा कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू 0 हो गई तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पूछता है, ध्यान रखिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछ दे, मैं जो कह रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा कि R वेक्टर इज इक्वल टू, ये मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, आपको सिर्फ समझा रहा हूं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा इंटू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप। और दूसरा वेक्टर कह रहा है आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई माइनस जी जे प्लस 3 के प्लस म्यू इंटू
2i प्लस 3j माइनस 6k कैप। हमारी बात समझ में आ रही है? बस शर्त ये है कि ये दोनों जो है वो एक लाइन पर होना चाहिए। ये दोनों एक ही लाइन पर अगर हमारे पास दो मिल जाती है, देखिए कॉमन हो गया, एक ही लाइन के पैरेलल है, दो अलग अलग पॉइंट है, जैसे हमने कह दिया कि एक इस पॉइंट से जा रहा है, एक पॉइंट जा रहा है, दोनों जो है एक ही लाइन के पैरेलल हो गई, तो हम कहते हैं कि उस केस में हमारे पास लाइन क्या होती है, कॉन्साइड कर जाती है। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, तो पूछा गया कि भाई ये कौन सी लाइन है, तो हमने तो ऑपरेटिव बता दिया, भाई देखो ये 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 18k कैप इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप minus 6k cap. So these two lines are what? Parallel to the same line and hence they are parallel. यानी ये वाला हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, बिल्कुल वही है कि r वेक्टर इज इक्वल टू 4i माइनस j प्लस lambda into I cap plus 2j cap minus 3k cap and r vector is equal to I cap minus j cap plus 2k plus mu into 2i plus 4j minus 5k where lambda and mu are scalars. तो आपको ये देखना है कि ये दोनों लाइन कॉन्साइड कर रही हैं, स्क्यू लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन है। पहली बात देखिए ये कॉन्साइड तो नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, तो ये खत्म हो गया। पैरेलल भी नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे पर ये क्या है, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, तो ये दोनों तो खत्म हो गया। अब स्क्यू और इंटरसेक्टिंग में क्या फर्क होगा? स्क्यू इसको बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग इसको बोलते हैं। स्क्यू कब होगा? अगर इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगी। हमारी बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्या है जी, ये वाला आपके पास क्या है, ये r1 है, ये वाला क्या है, m वेक्टर है, ये वाला क्या है, r2 वेक्टर है, और ये वाला क्या है, n वेक्टर है। पहले तो क्लियर हो गया, r2 क्या है, r1 क्या है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डॉट m क्रॉस n डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ m क्रॉस n, ये वाला होता है शॉर्ट डिस्टेंस। r2 माइनस r1 निकालोगे तो ये होगा माइनस 3i कैप, फिर माइनस जे तो हो गया 0j कैप एंड प्लस 2k कैप डॉट m क्रॉस n निकालने का है, आपको याद है फॉर्मूला, i कैप j कैप k कैप 1 2 माइनस 3 एंड 2 4 माइनस 5, याद आ रहा है? इसको एक्सपेंड करके ये निकालेंगे और जितनी वैल्यू आएगी उसका मॉड निकालेंगे, देखेंगे कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 नहीं होता है तो हम कह देंगे कि ये क्या हो गया, स्क्यू मैट्रिक्स हो गई। और अगर वो बाई चांस वो 0 हो जाता, 0 वहीं से पता चल जाएगा, नीचे वाला निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 आने का मतलब क्या हुआ कि उस केस में हम कह देंगे इंटरसेक्टिंग है। वो अगला क्वेश्चन है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल वही है, r वेक्टर इज इक्वल टू दिस मच, r वेक्टर इज इक्वल टू दिस मच, लैम्डा म्यू आर कांस्टेंट, देन यू हैव टू टेस्ट एंड यू हैव टू टेल वेदर इट इज कॉन्साइड कर रहे हैं, स्क्यू है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, पता चल गया कॉन्साइड नहीं कर रहा। अब इन दोनों में देखना है कि स्क्यू है कि, तो फिर वही हम क्या निकालते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या फॉर्मूला, r2 माइनस r1 डॉट m क्रॉस n बाई मॉड ऑफ m क्रॉस n, और ये वाली वैल्यू होगी। आपको पता है ये वाला r1 वेक्टर है, ये वाला r2 वेक्टर है, ये वाला m वेक्टर है और ये वाला n वेक्टर है। इसको आप सिंप्लीफाई करके देखोगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो कह देंगे कि द लाइंस आर व्हाट, इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि the two lines, the angle between these two lines is this or this, यही क्वेश्चन है। लेम्डा और म्यू एज यूजुअल दे आर दी स्केलर क्वांटिटीज। ध्यान से देखिएगा ये बिल्कुल है, अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नहीं है, इंटरसेक्टिंग का नहीं है, पैरेलल का नहीं है, स्क्यूनेस का नहीं है, ये सीधी, अब सीधे सीधे क्या है, अब एंगल की बात करते हैं। एक बात आप दिमाग में रख लीजिए कि अगर हमारे पास r वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लेम्डा इंटू m वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर प्लस म्यू इंटू n वेक्टर,
तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है m वेक्टर डॉट n वेक्टर बाई मॉड ऑफ m वेक्टर इंटू मॉड ऑफ n वेक्टर। दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। अभी बहरहाल यही याद करिए, जब हम और चर्चा करेंगे तो बता देंगे कि क्यों ऐसा होता है। मतलब क्या हुआ कि जिसके पैरेलल है, प्रैक्टिकली है क्या कि एक लाइन ऐसे गई है लेकिन m वेक्टर के पैरेलल है, ये लाइन 1 है, और दूसरी लाइन हम कहते हैं 2 है जो कि किसके पैरेलल है जी, n वेक्टर के पैरेलल है। तो इनके बीच का एंगल नहीं निकाल करके हम किसके बीच का एंगल निकालते हैं, उन वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल लेते हैं जिनके पैरेलल ये दोनों लाइन हैं। तो इसीलिए हम ये निकालते हैं। और दो लाइंस के, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए आप डॉट प्रोडक्ट में देख चुके हो, cos थीटा इज इक्वल टू m वेक्टर डॉट n वेक्टर बाई, मतलब क्या हुआ कि एंगल बिटवीन the two vectors to which two lines are parallel is same as the angle between the two lines which are parallel to those two vectors। ये क्लियर है? अब देखो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट, ये आपका कॉन्सेप्ट 4 हो गया आपका, आपने सीख लिया है। इस केस में हियर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं। यहां पर m वेक्टर का, कहीं कहीं लोगों ने b1 वेक्टर b2 वेक्टर यूज किया है, कंफ्यूज मत करिएगा। m वेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड n वेक्टर इज इक्वल टू, यही तो पहचानना है आपको, यही पहचानना है, क्योंकि लग तो एक ही तरह का रहा है भाई, ये भी एक ही तरह का है, ये भी ijk है, ये भी कंपोनेंट फॉर्म है, वो भी कंपोनेंट फॉर्म में है। लेकिन यही आपको जो हमने शुरू में बताया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, उस हिसाब से ये m वेक्टर हो गया, n वेक्टर हो गया। तो अब बताइए cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, m डॉट n बाई मॉड ऑफ m वेक्टर इंटू r, डॉट प्रोडक्ट पता है, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 12, ये ठीक है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 144, दैट इज हाउ मच, 9 हुआ, 1 2 दूना के 4, और यहाँ पर कितना हो गया जी, 9 4 एंड 36, 12 4 16 3 19, यहाँ हो जाएगा 3, और ये कितना हो गया 6 4 10 9 49, मतलब कितना हुआ 7, दैट इज 19/21। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19/21। क्लियर हुआ? यानी विच वन इज द एंगल, आंसर हियर इज द आंसर। एक बार फिर देख लीजिए क्या हमने बताया, दो लाइंस के बीच का जब आपको क्या निकालना होता है, एंगल्स निकालना होता है, तो हम m वेक्टर और n वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं। हमने काम वही किया है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके और थीटा की वैल्यू निकाल लिया। देखिए, यू आर गिवन ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यू हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, आपको ऑर्डर और डिग्री दो चीजें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑर्डर क्या है, जो हमारे पास डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर है। जैसे इस केस में अगर कोई पूछे भाई इसका ऑर्डर कितना है, तो हम कहते हैं इसका ऑर्डर 2 है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, सेकेंड डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर तो 2, हालांकि ऑर्डर आपसे पूछा नहीं गया है। और जो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, हाईएस्ट पावर होता है, दैट इज द डिग्री। तो इस केस में इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, तो हमने कह दिया आंसर तो हो गया 2। कंफ्यूज करने के लिए ये सब दिया हुआ है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसको लिखते हैं तो इट शुड बी, ये क्या होता है, रेडिकल फ्री होना चाहिए, माने अंडर रूट 3/2 लॉग वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं तो डिफाइन भी नहीं होता है। तो ये पहला क्लियर हो गया कि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। अगर ऑर्डर पूछता तो क्या बोलते, बोलते कि इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। क्लियर है? मान लीजिए कि अगर ये dy/dx होता और ये भी dy/dx होता, तब आप इसको दूसरे ढंग से सोचते। क्लियर है? वो हम अलग से क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। देखिए, यू आर गिवन ए क्वेश्चन दैट व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, डिग्री निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है उसका जो पावर है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव d2/dx² है, इसका पावर कितना है, 1 है। अगर ये नहीं होता तो हम कहते हैं कि इसकी डिग्री हो गई 1, और डिग्री की, और ऑर्डर कितना होता, ऑर्डर इसका होता 2। लेकिन ये लॉग के साथ आ गया है, तो उस केस में हमारे पास, हमने क्या बताया था, वो ऐसे फॉर्म में रेडिकल फ्री होना चाहिए और कोई भी दूसरा लॉगरिथमिक वगैरह नहीं होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में हम कह देंगे कि इट इज नॉट डिफाइंड।
देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसका ऑर्डर और डिग्री कितना होगा। पहले हमने बताया था कि इसको क्या करना है, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है। पहले तो आप इसको स्क्वायर कर लीजिए, तो इसका स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए हो गया, और देखिए रेडिकल फ्री हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का क्या होल स्क्वायर हो गया। अब अगर आप सिंप्लीफाई करके देखते हो तो पता चलता है कि इसका dy बाई dx का मैक्सिमम पावर कितना आएगा जी, 2 आएगा। तो देखना है कि इसका ऑर्डर कितना है और डिग्री कितना है। तो ऑर्डर तो 1 है, क्लियर है, क्योंकि जहां भी आ रहा है वो क्या आ रहा है, dy बाई dx आ रहा है। और डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर dy बाई dx कितना है, 2 है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है और एक नया कंसेप्ट आपको हम देने जा रहे हैं कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व या करस्पॉन्डिंग टू दिस कर्व इज दिस। एक बात आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर a जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये जरूर चाहिए कहना, नहीं कहना तो अंडरस्टैंडिंग है कि एक्स वाई के अलावा जो हो गया वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो समझने की बात क्या है कि अगर आपके पास हमारे ये दिया हुआ है तो इसमें a को अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं तो जो इक्वेशन मिलता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। जैसे आप लिखते हो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 2y, ये 1 हो गया, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो गया जी 4a, ये हमने मान लिया 2। यहां से 4a की वैल्यू उठा के रख देते हैं, हम क्या रख रहे हैं, पुटिंग 4a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1, तो क्या होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का मान कितना है जी 2y dy बाई dx बाई dx ये हो गया, और इनटू कितना हो गया x। देखिए इसमें y से ये y कैंसिल हो गया, देयरफॉर क्या हुआ y इज इक्वल टू हो गया 2x dy बाई dx। इसमें कौन सा हो गया y इज इक्वल 2x dy बाई dx। ये आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपने a को एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए ये तो खैर क्वेश्चन था, हम आपको एक अलग से क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन कहता है, मैं इसको 6 का 4th कह रहा हूं, मल्टीपल चॉइस नहीं, ऐसे दे रहा हूं कि हमारे पास y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b cos x, a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, ये एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। तो एक बात ध्यान रखना है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे आप उतने ऑर्डर तक उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी अगर एक है तो एक बार, दो है तो दो बार। तो आपके पास ये जो दिया हुआ है इसको आप dy बाई dx लिखिए, कितना हो गया जी a cos x माइनस b sin x हो गया। लेकिन आपको एक बार और डिफरेंशिएट करने का इसका हक है, आप जब हायर स्टडी में जाएंगे तो पढ़ेंगे आप कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो आपको अलाउ करता है उतनी बार डिफरेंशिएट करने के लिए। तो आप कहते हो अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a sin x एंड माइनस b cos x, माइनस बाहर कर लीजिए, a sin x प्लस हाउ मच b cos x, इसकी वैल्यू कितनी होती है y होती है, दिस इज इक्वल टू माइनस y। तो इक्वेशन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो गया d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू, समझ में आ रही बात क्या हमने बताया, मैंने ये बताया कि जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे आप उसको जो दिया गया इक्वेशन है उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करके और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दीजिए। इसकी और चर्चा हम करेंगे जब आगे क्वेश्चंस आएंगे तो, लेकिन पहले आपने एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और आपने कर लिया। इस तरह से हमने देख लिया कि जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 था, 4 में हमने कंटिन्यूटी की चर्चा किया, ठीक है, एक चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट्स को हमने देख लिया, कंटिन्यूटी कैसे डिस्कस करते हैं,
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वगैरह सब आपने देख लिया। दूसरे वाले में आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्क्यू लाइंस के बारे में बात किया, इक्वेशंस को देखा, एंगल बिटवीन टू लाइंस की चर्चा किया, जो दो कॉन्सेप्ट्स है आपने वहां देख लिया। और तीसरा में आप देखें डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है। हालांकि वो दिया नहीं है लेकिन हमने वो क्वेश्चन लेके कर दिया। तो इस तरह से हमने ये 3 क्वेश्चन, अगले क्वेश्चंस, अगला सेट ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज ऑन थर्सडे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।